नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आज हम बातचीत करेंगे कैंटीन कॉस्टिंग। कैंटीन का नाम तो सभी ने सुना होगा। आज हम बात करेंगे कि कैंटीन कॉस्टिंग में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है और कैंटीन के जो एक्सपेंसेज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो शुरू करते हैं कैंटीन कॉस्टिंग। कैंटीन लागत का निर्धारण। बड़े बड़े व्यावसायिक गृहों में कर्मचारियों को उचित मूल्य पर से जलपान की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा कैंटीन चलाई जाती है। जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते हैं और उनके जो कारखाने होते हैं जहाँ कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर कर्मचारियों की जलपान की सुविधा हेतु उचित मूल्य पर उनको जलपान मिले, इसके लिए कैंटीन चलाई जाती है। इसके उद्देश्य के लिए नियोक्ता अनुदान या सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कैंटीन की वस्तुओं की लागत कम हो जाती है। जो नियोक्ता होता है वो कैंटीन चलाने के लिए अनुदान प्रदान करता है, जिससे कि कर्मचारियों को सस्ती दर पर ये सामग्री उपलब्ध हो सके। कैंटीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी गणना हम एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाकर करते हैं, और कैंटीन के जो एक्सपेंसेज हैं वो चार प्रमुख जो विभाग शीर्षक हैं उनमें विभाजित करते हैं। जैसे नंबर 1 है खाद्य सामग्री संबंधित वे एक्सपेंसेज, जैसे चाय, दूध, चीनी, आटा, मैदा, तेल आदि। ये जो आइटम्स हैं उनको हम खाद्य सामग्री से संबंधित जो खर्चे हैं उसमें शामिल करते हैं। सेकंड है श्रम तथा वेतन, जिसमें रसोइया है, रसोइये के जो सहायक है उसका, और सेवक है आदि का वेतन इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड है ईंधन तथा शक्ति, जिसमें कोयला, गैस, लकड़ी आदि, और विविध व्यय में किराया और बीमा। इससे इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि दैनिक आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को कैंटीन में रखें। जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली हैं उनको अधिक मात्रा में न खरीदें तथा ग्राहकों की पसंद वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में व उचित तरीके से रखें। रेफ्रिजरेटर तथा अन्य प्रकार के जो संग्रहण के यंत्र हैं का प्रयोग करते हुए खाद्य सामग्री को अधिक समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको मितव्ययता से रखा जा सकता है। ये निर्णय अनुभव के आधार पर किया जा सकता है कि किस मौसम में कौन सी जो वस्तु है अधिक पसंद की जाती है, किन वस्तुओं की बिक्री अधिक लाभप्रद रहेगी तथा कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो लाभ न देते हुए भी कैंटीन में रखनी आवश्यक है। ये तो नहीं है कि हम कैंटीन में वही वस्तु रखें जो अधिक लाभप्रद हो, परंतु उनके साथ साथ ऐसी वस्तुओं को भी हमें कैंटीन में रखना होता है जो अधिक लाभप्रद नहीं है, जो लाभ नहीं देती है, लेकिन रखना पड़ता है। और इन सब को हम जिसे बताया एक कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उसमें इसकी कॉस्ट को कैलकुलेशन करते हैं। लागत पत्र के अतिरिक्त ग्राहकों की प्रति माह संख्या का रिकॉर्ड व अतिरिक्त खाद्य सामग्री की मांग का रिकॉर्ड वस्तु की सप्लाई बनाए रखने में मदद करता है। जो रिकॉर्ड है उसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट मंथ में कितनी सप्लाई करनी है। कुल जो वे होते हैं उसमें नियोक्ता द्वारा जो सहायता दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है,
उसको घटा देते हैं और इससे क्या हो जाएगी, नेट कॉस्ट हमारी ज्ञात हो जाएगी। इसकी तुलना विक्रय राशि से करके लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं। कुल लागत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं के लिए ग्राहकों से ली जाने वाली दर निर्धारित की जाती है। क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल एक्सपेंसेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेज का कैलकुलेशन करने के बाद नियोक्ता द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको हम घटा देते हैं, तो हमारे पास नेट कॉस्ट का कैलकुलेशन हो जाता है। और उसके बाद में जो विक्रय राशि है जिसे हम बेचते हैं, उस राशि से उसकी गणना कंपैरिजन करते हैं तो लाभ या हानि ज्ञात हो जाती है। कुल लागत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं के लिए ग्राहकों से ली जाने वाली दरें निर्धारित की जाती है। जो कॉस्ट आती है उससे हम ग्राहकों से कितनी राशि लेते हैं इसका निर्धारण कर सकते हैं। किसी भी माह की लागतों की तुलना पिछले माह की लागतों से की जाती है, जिसे लागतों पर नियंत्रण रखने में हमें सहायता मिलती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक उदाहरण है, देखिए कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए एक कैंटीन चलाती है तथा कर्मचारियों को वहां रियायती दर पर भोजन की सुविधा कूपन के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भोजन की जो सुविधा है वो रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है कूपन के माध्यम से। निम्नलिखित विवरण से पिछले वर्ष इसी माह की तुलना में आर्थिक सहायता में वृद्धि की गणना कीजिए। आपको पिछले जो माह था इसी वर्ष का, उसकी तुलना में आर्थिक सहायता में वृद्धि की गणना करनी है। जैसे देखिए कि एक कंपनी runs a canteen for the benefit of its employees and the employees are credited here at subsidized rate through coupon sale. From the following particular calculation, the increase in subsidy per head in this month in comparison of the same month last year. ये आपको दिया हुआ है कि फॉर करंट मंथ में ये था और करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर उसमें ये थे। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3000 थे, अब 2625 रह गए हैं। सेल्स रियलाइज्ड थ्रू कूपन्स 52,500, पहले 45,000 था और अभी बढ़ा है, पहले 45,000 था अब 52,500 हो गया है। और मटेरियल कंज्यूम 45,000 जो 37,500 था। लेबर एंड सुपरविजन 30,000 24,000 था और 43,500 और 36,000 ये ओवरहेड था। तो एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जैसे आपको बताया था। ये देखिए स्टेटमेंट है कंपैरेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए कैंटीन, जिसमें 3 कॉलम हम बनाएंगे। एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा और एक करंट मंथ का होगा और एक करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ लास्ट ईयर। तो सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट कितनी है इसको कैलकुलेशन हम करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये देखिए मटेरियल कॉस्ट है 45,000 और 37,500। चलो जी, ये 45,000 और ये 37,500 मटेरियल हमने लिख दिया। अब आता है लेबर एंड सुपरविजन्स। तो लेबर एंड सुपरविजन की गणना, लेबर 30,000 और 24,000, तो ये 30,000 हो गया और ये 24,000 हो गया। उसके बाद में आता है ओवरहेड। तो ओवरहेड आपका देखिए 43,500 और 36,000, तो 43,500 और ये 36,000 ये हमने टोटल एक्सपेंसेस इसमें ऐड कर लिए हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस जिसमें मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड, इन सब को टोटल करेंगे तो 1,18,500 आ गया आपका करंट मंथ का, और लास्ट ईयर का था 97,500। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में से आपने कितनी जो है कूपन के थ्रू सेल की है उसको इसमें से लेस कर देते हैं। तो देखिए 52,500 और ये 45,000। एक बार वापस रिपीट देखिए,
ये 52,500 और 45,000, तो ये 52,500 और ये 45,000 ये इसमें से रिलीज कर दिया है। तो सब्सिडी प्रोवाइड बाय द कैंटीन, कैंटीन को सब्सिडी कितनी प्रदान की गई? 66,000 और 52,500। नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले थे 2625 और अब हो गए 3,000। तो पर हेड कितने हो गया? सब्सिडी प्रोवाइड टू ईच एम्प्लॉय, ए में भाग देंगे बी का, तो 66,000 में 3,000 का भाग देंगे तो 22 रुपये, और 52,500 में 26 का 25 देंगे का भाग देंगे तो 20 रुपये। तो देखिए कि पहले 20 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी, अब आपको कितनी दी जा रही है? 22 रुपये के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैंटीन का जो कॉस्ट है उसका निर्धारण कर सकते हैं। आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, उसमें से कूपन के थ्रू आपने कितनी सेल कर दी और जो रिमेनिंग है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय का भाग दीजिए, तो आपकी सब्सिडी प्रोवाइड टू ईच एम्प्लॉय की कैलकुलेशन हो जाती है। तो उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष के संबंधित माह की तुलना में इस माह में प्रत्येक कर्मचारी की आर्थिक सहायता में 2 रुपये की वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार से आसानी से हम कैंटीन की गणना जो कॉस्ट है उसकी गणना कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।